वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। आज हम जिस चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं वो सिर्फ आपकी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की किताब का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये वो रियलिटी है जिसमें आप अभी सांस ले रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो फोन है वो चाइना में बना है, सॉफ्टवेयर यूएस का है और उसे आप इंडिया में बैठकर चला रहे हैं? लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ व्यापार या बिजनेस है? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन के उन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे जो शायद आपको स्कूल में नहीं बताए गए। हम जानेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया की सरकारों को कमजोर किया है और कैसे इंडिया 1991 के बाद पूरी तरह बदल गया। हर एक पॉइंट अगले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो का हर सेकंड ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं ग्लोबलाइजेशन का डीप ब्रेकडाउन। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फ्लोज। जब चार चीजें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी रुकावट के फ्लो करती हैं, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये चार चीजें हैं आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज और पीपल। लेकिन सवाल यह है कि ये फ्लो अचानक इतना तेज क्यों हो गया? इसका जवाब छुपा है हिस्ट्री के एक स्पेसिफिक बदलाव में। ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है, ये हिस्ट्री में हमेशा से था, लेकिन आज की ग्लोबलाइजेशन कॉन्टेम्पररी ग्लोबलाइजेशन है और इसका मेन ड्राइवर है टेक्नोलॉजी। टेलीग्राफ, टेलीफोन और अब माइक्रोचिप और इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को इतना तेज कर दिया है कि दुनिया के अलग अलग हिस्से अब डिस्कनेक्टेड नहीं फील करते। लेकिन जब टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जोड़ा तो इसने पॉलिटिक्स पर एक गहरा असर डाला, जो हमारा अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबलाइजेशन का सीधा असर दुनिया भर की सरकारों यानी स्टेट्स की ताकत पर पड़ा है। इसके बारे में पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच एक बहुत बड़ी डिबेट है। एक तरफ माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी हुआ है, मतलब सरकारों की ताकत कम हुई है। पहले सरकार का काम था लोगों का भला करना, यानी वेलफेयर स्टेट चलाना। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में मिनिमलिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया है। सरकार अब सिर्फ दो मेन कामों तक सीमित हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी इंश्योर करना। बाकी सारे इकोनॉमिक डिसीजंस अब मार्केट और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एमएनसीज ले रही हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो अक्सर इग्नोर किया जाता है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन ने एक्चुअली स्टेट को पावर दी है। टेक्नोलॉजी की मदद से आज सरकार अपने सिटीजन्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है और उन्हें बेटर कंट्रोल कर सकती है। तो नतीजा ये है, स्टेट कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि उसके काम करने का तरीका बदल गया है। लेकिन पॉलिटिक्स के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा बदली है वो है हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें रोल आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स बनाते हैं कि दुनिया में व्यापार कैसे होगा। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इसका फायदा ये है कि कंज्यूमर के पास अब चॉइसेस बढ़ गई हैं। आज आपके पास कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने के जो ऑप्शंस हैं वो 20 साल पहले नहीं थे। लेकिन इसका नुकसान किसे हुआ? क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक तरह का इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म है। डेवलपिंग कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज में बेचना चाहती हैं, लेकिन वो डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को अपने यहाँ काम करने के लिए वीज़ा आसानी से नहीं देती। यानी वो चाहते हैं कि पैसा फ्रीली मूव करे, लेकिन लोग फ्रीली मूव ना करें। इस वजह से गरीब देशों में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब। लेकिन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का असर सिर्फ जेब पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और कल्चर पर भी हुआ है। क्या हम अपनी पहचान खो रहे हैं? क्या ग्लोबलाइजेशन हमारे कल्चर को खत्म कर रहा है? यहाँ दो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। इसका मतलब है कि दुनिया के सारे कल्चर्स धीरे धीरे एक जैसे होते जा रहे हैं। इसे मैकडॉनल्डाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर दुनिया में हर जगह एक जैसा मिलता है, वैसे ही लोगों की सोच और लाइफस्टाइल वेस्टर्न कल्चर जैसी होती जा रही है। ये खतरनाक है क्योंकि इससे दुनिया की डाइवर्सिटी खत्म होती है और वेस्टर्न कल्चर को ही सुपीरियर माना जाने लगता है। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। इसका मतलब है कि कल्चर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि मिक्स होकर नया बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम ब्लू जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहनते हैं, हमने वेस्टर्न प्रोडक्ट यानी जीन्स को लिया, लेकिन उसे अपने इंडियन स्टाइल यानी कुर्ते के साथ मिक्स कर दिया। इसे कहते हैं कल्चर का इवॉल्व होना, ना कि खत्म होना। अब सवाल यह है कि इंडिया इस पूरी पिक्चर में कहाँ फिट बैठता है। इंडिया का ग्लोबलाइजेशन के साथ रिश्ता नया नहीं है। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता था। ये भी एक तरह का ग्लोबलाइजेशन था, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन वाला। इसलिए आज़ादी के बाद इंडिया ने खुद को दुनिया से थोड़ा अलग करने का फैसला किया। हमने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई ताकि हमारे अपने प्रोड्यूसर्स सर्वाइव कर सके।
लेकिन 1991 में सब कुछ बदल गया। इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस में था और हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई। हमने अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए खोल दी, टैरिफ्स कम किए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया और डीरेगुलेशन शुरू किया। इसके रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, टेक्नोलॉजी आई, लेकिन एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसी वजह से आज ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। ऐसा नहीं है कि हर कोई ग्लोबलाइजेशन से खुश है, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रांग है। मजेदार बात यह है कि इसका विरोध लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों तरफ के लोग करते हैं, पर अलग अलग कारणों से। लेफ्ट विंग का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन से अमीरों को फायदा हो रहा है और गरीब पिस रहे हैं, स्टेट अब गरीबों की मदद नहीं कर पा रहा। राइट विंग का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन से हम अपनी पुरानी संस्कृति यानी कल्चर और वैल्यूज खो रहे हैं, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से डरते हैं। इस रेजिस्टेंस को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए 2001 में WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम बनाई गई थी। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स और वर्कर्स का एक कोalition है जो नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का विरोध करता है। तो निष्कर्ष क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी ट्रेन है जो स्टेशन से निकल चुकी है। हम इससे भाग नहीं सकते, लेकिन हम इसे समझकर इसका सही इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों को बैलेंस करके देखना होगा। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि दुनिया इंटरकनेक्टेड है, एक जगह की घटना दूसरी जगह असर डालती है। अगर आपको ग्लोबलाइजेशन का ये डिटेल ब्रेकडाउन समझ आया और आपने कुछ नया सीखा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये था एनीथिंग सिंप्लीफायर।